Hello students, so I'm back with chapter number 4, part 2, Rise of Kingdoms and Republics. Students, in part 1 we have discussed Bimbisar, Ajatashatru, Udayan and Shishunag and its dynasty, end of Shishunag and its dynasty, and starting of Nanda dynasty. So in this video we'll discuss what? Nanda dynasty. So students, in the part 1 I have ended here. Shishunag and its dynasty, end of Shishunag and his dynasty, and starting of Nand dynasty. Nand, the successor of Shishunag, were overthrown by the Nand. शिशुनाग के जो सक्सेसर थे उनको ओवरथ्रो किसने किया बेटा? नंद ने. Who ruled from 361? नंद डायनेस्टी का रूल कब से चालू होता है बच्चा? 361 से स्टार्ट होकर 321 BC पे खत्म होता है. The Nand succeeded in establishing mighty empire. ठीक है, जो नंद थे उन्होंने एक बहुत बड़ा माइटी मगध एम्पायर बनाया अंडर महापद्म नंद के अंदर. ठीक है, वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. नंद डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे महापद्म नंद. कौन? महापद्म नंद. ठीक है, वो कैप्चर्ड लार्ज एरिया ऑफ डेक्कन एंड कलिंग. महापद्मनंद की क्या खासियत थी? उन्होंने डेक्कन और कलिंग के बहुत सारे कलिंग को अपने किंगडम के अंदर मिला लिया. द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इज धनानंद. इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? धनानंद. ठीक है, फिर से हम एक बार डिस्कस करेंगे. शिशुनाग के जो सक्सेसर थे उनको ओवरथ्रू किया नंद डायनेस्टी ने. नंद डायनेस्टी एक माइटी एम्पायर बना अंडर द महापद्मनंद. ठीक है, जो पावरफुल, अगर हम बोले नंद डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर कौन थे तो वो कौन थे? महापद्मनंद. ठीक है, और जो लास्ट रूलर थे नंद डायनेस्टी के वो थे धनानंद. रूल्ड एट द टाइम ऑफ एलेक्जेंडर. धनानंद किसके टाइम में रूल कर रहे थे? जब एलेक्जेंडर इन्वेड करा था इंडिया को 326 BC. ही वॉज पावरफुल रूलर अंडर whom Magad once again became the most powerful and prosperous kingdom. जब धनानंद रूल कर रहे थे मगध एक बार फिर से बहुत पावरफुल और प्रॉस्परस किंगडम बन गया. So great was the power and awe of his might that Alexander did not dare to move towards the east. इतना ज़्यादा पावरफुल था धनानंद के अंदर में मगध कि एलेक्जेंडर ने ईस्ट की तरफ मूव ही नहीं किया, क्योंकि उसको पता था अगर मैं मूव करूँगा तो मगध के ऊपर एक पावरफुल डायनेस्टी है जिसका नाम है, पावरफुल रूलर है जिसका नाम है धनानंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी. तो मैं वहाँ नहीं जाता हूँ. तो एलेक्जेंडर ने भी ईस्ट की तरफ मूव नहीं किया. However, धनानंद was cruel and pleasure loving. धनानंद बहुत क्रूअल था, प्लेजर लविंग था. उसका ध्यान अपने किंगडम से ज़्यादा अपने प्लेजर की तरफ था. He imposed heavy taxes on the subjects. उसने अपनी किंगडम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगाए. As a result, he was very unpopular among his subjects. अपनी किंगडम में वो अपने लोगों के बीच में बहुत अनपॉपुलर हो गया. चंद्रगुप्त मौर्य took advantage of his unpopularity and overthrew Nand dynasty. चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अनपॉपुलरिटी का, नंद की जो अनपॉपुलरिटी थी का, उसका एडवांटेज उठाया और नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रू कर दिया. और किसको एस्टेब्लिश किया? मौर्यन डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य. चाणक्य, कौटिल्य की हेल्प से मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश की. किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने. किसको ओवरथ्रू किया? नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को ओवरथ्रू करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या एस्टेब्लिश कर ली? स्टूडेंट्स, मौर्यन डायनेस्टी. और इसमें इनको बैक सपोर्ट हेल्प किसने की? चाणक्य. चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य. ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा. एलेक्जेंडर कब आए इंडिया? 326 BC. So students, powerful rulers of Magad. One more time we'll discuss Bimbisar, his son Ajatashatru, his son Udayan, then Shishunag, then महापद्मनंद, then धनानंद. इसके बीच में भी बहुत सारे रूलर्स आए थे बच्चा. यहाँ पर भी एक दो रूलर थे, इसके बाद भी थे. बट the thing is that the most powerful rulers were Bimbisar, Ajatashatru, Udayan, Shishunag, महापद्मनंद and धनानंद. Alexander invasion. एलेक्जेंडर द किंग ऑफ मैसिडोनिया. एलेक्जेंडर कहाँ के किंग थे? स्टूडेंट्स, मैसिडोनिया के. फर्स्ट उनकी विक्ट्री थी पर्शिया के ऊपर, एंड आफ्टर विनिंग पर्शिया ही मूव टुवर्ड्स इंडिया. फिर वो इंडिया की तरफ आ गए. इंडिया में उस टाइम में तक्षशिला के किंग थे हम्बी ने जब एलेक्जेंडर की बड़ी फोर्स को देखा तो ही सरेंडर, उसने सरेंडर कर दिया. और फर्दर
एमबी ने हेल्प किया अलेक्जेंडर को इंडिया में मूव कराने, अंदर ईस्ट की तरफ और अंदर आने में। पोरस हु वॉज द रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन झेलम एंड चेनाब, चेनाब और झेलम रिवर के बीच में किंगडम था किसका, पोरस का, ठीक है। मेड प्रिपरेशन टू रेस्ट हिज इन्वेडर, पोरस ने पूरी तैयारी की थी कि इससे आगे वो किसको नहीं बढ़ने देगा, अलेक्जेंडर को। स्टूडेंट देखो, एक कम भी था जिसने खुद भी सरेंडर किया और उसको आगे लेके आया है इंडिया में। एक पोरस थे जिन्होंने पूरी तैयारी की थी कि इसको इससे अंदर हम आने नहीं देंगे। देखो दो किंग्स में कितना डिफरेंस हो सकता है। ही गैदर्ड हिज फोर्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ झेलम, उसने पूरी फोर्स को झेलम के लेफ्ट बैंक पे लगा दिया। पर अलेक्जेंडर ज़्यादा इंटेलिजेंट, उसने सीक्रेटली सरप्राइज अटैक किया पोरस पे। उसने सीक्रेटली क्रॉस कर लिया झेलम रिवर को और फिर अटैक किया पोरस पे। किंग पोरस फोर्ट ब्रेवली, किंग पोरस ने बहुत अच्छे से लड़ाई की पर सीरियसली वोंडेड हो गया, टेकन प्रिजनर्स, उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई और चोट लगने के बाद उसको कैदी बना लिया अलेक्जेंडर ने। अब जब कैदी बना लिया तो अलेक्जेंडर आस्क्ड हिम एज टू हाउ ही शुड बी ट्रीटेड, अब उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो पोरस थे उनका बहुत अच्छा जवाब था। ही सैड ही शुड बी ट्रीटेड लाइक अ किंग, मुझे आप उस किंग की तरह ट्रीट करें जिसने अपनी मदरलैंड, मातृभूमि के लिए लड़ाई की है। अलेक्जेंडर एडमायर्ड द करेज ऑफ हिज वर्दी, अलेक्जेंडर ने बहुत एडमायर किया उनके करेज को और उनकी किंगडम को रिटर्न कर दिया और उनको अपना फ्रेंड बना लिया, ठीक है। अलेक्जेंडर रिटर्न जर्नी, अलेक्जेंडर प्लान कर रहा था कि वो आगे की तरफ आए इंडिया में। फर्स्ट ही क्रॉस चेनाब देन रवि एंड देन एडवांस्ड अप टू ब्यास, धीरे से उसने चेनाब क्रॉस की, रवि क्रॉस की और वो ब्यास पे रिवर के किनारे जैसे ही आया तो बच्चा जो पीछे जो एरिया वो कॉन्क्योर करके आया था, जीत के आया था, वहाँ पर रिवोल्ट होने लग गए, ठीक है। जैसे मैंने इस किंगडम को जीता, इस किंगडम को जीता, मैं यहाँ पर हूँ, तो बच्चा इस किंगडम को जहाँ जीत लिया था मैंने, यहाँ पर रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गए, धीरे से यहाँ रिवोल्ट हुए और अभी अलेक्जेंडर यहाँ पर थे। दे हैड हियर्ड द माइट ऑफ नंद एम्पायर, और उसकी जो फोर्स थी उसने भी, अलेक्जेंडर ने भी कहीं ना कहीं नंद एम्पायर, एक माइटी एम्पायर, एक पावरफुल एम्पायर के वो सुन रखा था। हु रूल्ड द टेरिटरी बियॉन्ड द बियास, जैसे वो सोल्जर्स बियास रिवर को क्रॉस करने वाले थे तो उन्होंने यहीं से मना करने लगे कि नहीं अब हम आगे नहीं जाना चाहते हैं, वी आर फीलिंग होम सिक ऑल्सो, अब हमें घर चलना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि उनको ये भी एक डर था कि ब्यास रिवर को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर किसका रूल है, नंद डायनेस्टी का रूल है, एक पावरफुल रूलर है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ने भी उन सबकी बात मानी और हैवी हार्ट से रिटर्न चले गए, ठीक है, 325 बीसी में। और 325 बीसी में जब अलेक्जेंडर यहाँ से चले गए, इसी के एक साल बाद उनकी डेथ हो गई बेबीलोन में, मॉडर्न इराक में। कहाँ पर डेथ हुई अलेक्जेंडर की, बेबीलोन। बेबीलोन कहाँ पर है, मॉडर्न इराक। अब स्टूडेंट्स, अलेक्जेंडर बहुत टाइम तक तो हमारे इंडिया पे रूल नहीं कर पाया, पर इफ़ेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, जो इफ़ेक्ट थे अलेक्जेंडर इन्वेजन के, वो हमारे लिए समहाउ प्रॉफिटेबल ही रहे। अलेक्जेंडर ने कुछ गवर्नर्स को अपॉइंट कर दिया टू लुक आफ्टर द टेरिटरीज वॉन बाय हिम, जो टेरिटरीज उसने जीती थी उसके लिए उसने किसको अपॉइंट कर दिया बच्चा, किसको अपॉइंट किया, गवर्नर्स को। ऑल्दो हिज एम्पायर इन इंडिया ब्रोक अप सून, जल्दी ही जो एम्पायर उसने इंडिया में खड़ा किया था वो टूट गया। बट देयर वर मेनी इनडायरेक्ट रिजल्ट, फिर भी उसके इन्वेजन के कुछ इनडायरेक्ट रिजल्ट है। पहला, इट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद वेस्ट, अभी तक हमने वेस्ट में किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया था, अलेक्जेंडर पहला था जिसके थ्रू हमने वेस्ट को जाना। द सी एंड लैंड रूट्स टेकन बाय अलेक्जेंडर ओपनड अप न्यू रूट्स, अब बच्चा जैसे ही अलेक्जेंडर वेस्ट से इंडिया की तरफ आ रहा था तो उसने जो भी सी रूट्स इराक से यूज़ किए थे इंडिया तक पहुंचने के लिए, ये रूट अब कॉमन रूट बन गया और इसी रूट पे ट्रेडिंग होने लगी। इंडिया का बहुत सारा सामान यूरोप जाने लगा, यूरोप का बहुत सारा सामान इंडिया आने लगा और बीच में ये जो किंगडम्स थे यहाँ पर भी हम लोग ट्रेडिंग करने लग गए, ठीक है। तो ट्रेड रूट ढूंढने का काम किया अलेक्जेंडर ने, ये ट्रेड रूट नहीं, उसने तो आने के लिए ढूंढा था पर अब वो ट्रेड रूट्स, ठीक है। मिनी ग्रीक सेटल डाउन इन नॉर्थ वेस्ट में बहुत सारे ग्रीक सेटल हो गए। तो अब जहाँ पर जो व्यक्ति सेटल होता है उसका किसी ना किसी आर्ट, किसी ना किसी कल्चर पे इफेक्ट ज़रूर आता है और आया भी। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर कम टू बी इन्फ्लुएंस बाय ग्रीक, ग्रीक का इन्फ्लुएंस हमारे आर्ट और कल्चर पे आ गया। द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज लार्जली इन्फ्लुएंस बाय ग्रीक आर्ट, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस स्कूल को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा ग्रीक का, तो वो कौन सा स्कूल था स्टूडेंट,
गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। और अगर फिल इन द ब्लैंक में मैडम देती हैं, द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक आर्ट। ठीक है, ग्रीक आर्ट मैम ब्लैंक दे देगी, तो ध्यान रखना। अलेक्जेंडर इन्वेजन वीकेंड द स्टेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो स्टेट्स थे वो बहुत ही वीक हो गए अलेक्जेंडर के अटैक के बाद। दिस पेव वे फॉर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ मौर्यन एम्पायर इन इंडिया। यहीं से ग्रोथ मिली किसको? मौर्यन एम्पायर। Student, if corona was not there or corona is not there na, then this question will become 5 mark question in your examination। अगर कोरोना ना होता, ना आया होता, तो ये क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में 5 मार्क की प्लेस रखता था। हाउ मगध बिकम पावरफुल किंगडम। पर गुड लक बोलो, बैड लक, क्या बोलो, कोरोना की वजह से अब आपको ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देनी पड़ रही है, तो ऐसा जैसा क्वेश्चन शायद ना पूछा जाए। फर्टाइल प्लेन, हाउ मगध बिकम अ पावरफुल, इतना पावरफुल किंगडम मगध कैसे बन गया? तो पहला बच्चा फर्टाइल प्लेन। गंगा, गंडक, सोन रिवर जो थी वो इस लैंड को बहुत फर्टाइल बना देती थी, आसपास के लैंड को, और मगध यहीं पर है। रिच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। अब जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होगी आपकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। एज अ रूलर रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब एज अ रूलर आपको लैंड रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, दूसरे टैक्सेस अच्छे मिलेंगे। विथ लार्ज इनकम दे कुड मेंटेन अ लार्ज आर्मी। देखो इतनी सारी रिवर्स है, तो ये फर्टाइल प्लेन बनाती है। फर्टाइल प्लेन पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो जाएगी। इफ़ इकोनॉमी will strengthen, it will give a huge amount of tax to the king, and if the king is having a good amount of tax, they can maintain a good army, a large army. Rich natural resources, मगध enjoyed economic and military advantage over its rival। मगध को बहुत इकोनॉमिक और मिलिट्री एडवांटेजेस थे उसके राइवल के ऊपर, क्योंकि उसके पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे फॉरेस्ट, आयरन और डिपॉजिट्स एंड पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स आर दोज रिवर विच इज हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर। वो रिवर जिनमें पूरा साल पानी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिनियल रिवर्स। द रिवर विच इज़ हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड पेरिनियल रिवर्स। आयरन के डिपॉजिट थे, फॉरेस्ट था, इतनी सारी चीज़ें मगध को रिच बनाती थी नेचुरल रिसोर्सेज में। आयरन और वॉज यूज टू फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। अच्छा मिलिट्री इक्विपमेंट किससे बनेंगे यार? आयरन से ही ना, तो आयरन और वहाँ पर अवेलेबल था। एग्रीकल्चरल टूल, वॉरफेयर मशीनरी, सब कुछ आप किससे बना सकते हो? आयरन और से। मगध आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड विथ आर्म्स। मगध आर्मी के पास बहुत अच्छे आर्म्स थे। देयर वॉज चैरियट्स एंड मोर यूजफुल एंड मोर इफेक्टिव। अच्छे रथ, अच्छे एग्रीकल्चर टूल, मिलिट्री इक्विपमेंट, सब कुछ था किसके पास? मगध के पास। ठीक है। डेवलप्ड ट्रेड, हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किसको जीतने के बाद, जब अंग को जीत लिया गया था, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ना, अंग को जैसे ही जीता तो आपको साउथ के लिए ट्रेड रूट मिल गया, फिर अलेक्जेंडर के बताए हुए रूट से भी ट्रेड बढ़ गया। तो इस तरीके से बहुत अच्छा ट्रेड होता था कहाँ पर? मगध में। तो मगध भाई एक पावरफुल किंगडम बनेगा ही बनेगा। द रिवर्स ऑफ दिस रीजन प्रोवाइडेड ईजी वाटर वे। बहुत सारी रिवर्स हैं तो वाटर प्रोवाइड करती हैं। एज अ रिजल्ट ट्रेडर कुड ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। तो ट्रेडर हर डायरेक्शन में जा सकता है। शिप्स बॉट इन स्पाइसेस एंड प्रीशियस जेम। शिप्स से बहुत अच्छा मसाला और प्रीशियस स्पीसीज, प्रीशियस जेम्स आ जाते थे कहाँ से? साउथ से। दिस ट्रेड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मगध्स वेल्थ एंड नीडेड प्रॉस्पर किंगडम। ये जितनी भी वेल्थ थी कि स्पाइसेस आ रहे हैं, प्रीशियस जेम्स आ रहे हैं, हर जगह ट्रेड हो रहा है, इससे मगध एक प्रॉस्पर किंगडम बन गया। यूज ऑफ एलिफेंट, फॉरेस्ट ऑफ मगध हैड फाइनेस्ट एलिफेंट। जो मगध एरिया में जो फॉरेस्ट है, मगध का जितना कंट्रोल था, वहाँ जिस भी एरिया में एलिफेंट मिलते हैं बहुत ही फाइन क्वालिटी के एलिफेंट मिलते हैं। मगध आर्मी वॉज द फर्स्ट टू यूज़ एलिफेंट इन द वॉर। मगध की आर्मी पहली आर्मी थी जिसने वॉर में एलिफेंट का यूज़ किया। एलिफेंट सर्व द सेम पर्पज एज वॉर टैंक्स ऑफ टुडे। आज जो टैंक काम करते हैं वो उस टाइम में कौन काम किया करते थे? एलिफेंट। दे कुड क्रॉस रिवर्स एंड गो थ्रू जंगल्स विथ ईज। रिवर क्रॉस कर सकते हैं ईजिली, जंगल में ईजिली जा सकते हैं। इट इज़ सेड दैट साइट ऑफ द वॉल ऑफ मूविंग एलिफेंट स्टक टेरर इन द हार्ट ऑफ एनिमी फोर्सेस। अगर बिल्कुल बहुत सारे लोग साथ में हाथी के साथ में आ रहे हैं, हाथी के ऊपर बैठ के आ रहे होंगे बच्चा, तो टेरर नहीं आ जाएगा?
इट इज़ सेड दैट द साइट ऑफ अ वॉल ऑफ मूविंग एलिफेंट, अगर बहुत सारे एलिफेंट साथ में चल रहे हैं तो इट क्रिएट अ टेरर इन द माइंड ऑफ whom enemy forces. These gave मगध द डेफिनेट मिलिट्री एडवांटेज, और इससे मगध को एक बड़ा एडवांटेज मिलता था मिलिट्री में। वो एरिया जो भी मगध के कंट्रोल में था उसमें बहुत फाइन क्वालिटी के एलिफेंट मिलते थे, ये बात ध्यान रखना। आप लोगों ने देखा होगा ना बाहुबली मूवी में, एक ही एलिफेंट थोड़ा सा पागल हो जाता है तो कैसे परेशान कर देता है पूरे सबको। The last is able ruler. All the progress could be made because of a series of able rulers. Ajatshutru Bimbisar, अजातशत्रु बिंबिसार उदयन, फिर आएंगे धनानंद, शिशुनाग, शिशुनाग के बाद धनानंद, पद्मानंद, पद्मानंद के बाद धनानंद, धनानंद के बाद आगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज थी ये सारे के सारे एबल और पावरफुल मुगल रूलर थे। तो पहले कौन बचा? पहले अगर हम बात करें तो पहले अजातशत्रु, नहीं पहले बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, फिर पावरफुल शिशुनाग, फिर पावरफुल पद्मानंद, फिर धनानंद, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक। और इस वजह से ये जो क्या थी बचा, मगध था, एक प्रॉस्पर कंट्री बना, पावरफुल कंट्री, पावरफुल किंगडम बना, प्रॉस्पर किंगडम बना, कंट्री सॉरी किंगडम। तो ये जो एबल रूलर थे इन्होंने मगध की प्रोग्रेस में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। मगध वॉज फॉर्चुनेट टू हैव रूलर लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु हु डू नॉट ओनली मेड इट पावरफुल एट द टाइम बट लेड फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। अजातशत्रु और बिंबिसार जैसे राजाओं ने सिर्फ उसको पावरफुल ना बनाया, नहीं बनाया, आगे की जनरेशन्स के लिए भी बहुत कुछ रूट खोल के गए। अब बेटा पिक्चर क्वालिटी फ़ोटो की इतनी बढ़िया है कि मैं इस टाइम लाइन को तो समझा नहीं पाऊँगी। फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर बाय चंद्रगुप्त मौर्य, हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी, किसको ओवरथ्रो किया था? धनानंद को ओवरथ्रो करके मौर्यन डायनेस्टी बनाई चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी हेल्प से? कौटिल्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, विष्णुगुप्त, वन मोर नेम इज चाणक्य। अब ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं बेटा, चाणक्य बोल दो, कौटिल्य बोल दो, या तो आप विष्णुगुप्त बोल दो, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं, वन नेम, ओके, वन पर्सन, थ्री नेम, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प किया किसको ओवरथ्रो करने में? धनानंद डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश करने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया, चंद्रगुप्त मौर्य पहले थे जिन्होंने पहला एम्पायर बनाया इंडिया में। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट चाइल्डहुड, इनकी बचपन की भी बहुत सारी कहानी है। कुछ टेक्स्ट बोलती हैं कि ये नंद डायनेस्टी के थे, सम टेक्स्ट से दैट ही बिलोंग टू नंद डायनेस्टी, सम से चंद्रगुप्त फादर वॉज द रूलर ऑफ मौर्यनगर। अब कौन सी कहानी सही है क्या गलत है पता नहीं, पर हम अगर बात माने तो ऐसे ये ज़्यादा थ्योरी एस्टेब्लिश्ड है कि चंद्रगुप्त जो थे उनके जो फादर थे वो मौर्य नगर के रूलर थे। सम अदर सेज दैट हिज मदर वॉज मेड इन सम रॉयल फैमिली एंड हर नेम वॉज मूरा। कुछ लोगों का ये कहना था कि मूरा एक रॉयल फैमिली में काम करने वाली महिला थी। देयरफॉर द डायनेस्टी दैट ही फाउंडेड कॉल्ड मौर्य, इसलिए इन्होंने जो डायनेस्टी एस्टेब्लिश की उसका नाम मौर्य था। अब अच्छा हिस्ट्री आप बुक से ही जान सकते हैं, बुक में अलग अलग टाइप की स्टोरीज हैं। हाउएवर नथिंग कैन बी सेड विथ सर्टेनिटी अबाउट द चंद्रगुप्त अर्ली लाइफ, फिर भी आप कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं कह सकते अबाउट द लाइफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, जब अलेक्जेंडर इन्वेजन कर रहा था, मगध वॉज बीइंग रूल्ड बाय नंद रूलर्स, वहाँ पर रूल किसका था? नंद रूलर्स का था। ही इज सेड टू हैव एक्सपेल्ड फ्रॉम मगध बाय नंद रूलर, he is said to have expelled from Magad by Nand ruler. Chandragupta took refuge in northwest of India. ऐसा कहा जाता है कि मगध से उनको एक्सपेल कर दिया, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जाकर रहने लगे। वहाँ पर वो किससे मिले? चाणक्य से। विद द चाणक्य हेल्प ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, और चाणक्य की हेल्प से उन्होंने मौर्यन एम्पायर को खड़ा किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मौर्यन एम्पायर को डीप में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है। हियर आई एम एंडिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।